भारत न्यूज चैनल पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं राणे सागर आपके सामने उपस्थित हूँ कार्य लेकर के कार्यक्रम सोच और इस कार्यक्रम के तहत आज हम डिस्कस करेंगे कि 14 जुलाई को अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है वो काम रुकने जा रहा है। 14 को कायदा जो बुद्धिस्टों ने, बौद्ध धर्मावलंबियों ने, उन्होंने अपनी पिटीशन फाइल की है, उस पे स्टे होने जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली। जो याचिका पहले स्वीकार नहीं की गई थी वो याचिका उन्होंने स्वीकार कर ली है और 14 जुलाई को बकायदा उस पे स्टे भी हो जाने के 100% चांसेज हैं। अपने दर्शकों को ये जरूर हम समझा दें कि आखिर ये अयोध्या विवाद है क्या, कब इसकी शुरुआत हुई और किन तथ्यों के आधार पे, किन मजबूत आधारों के आधार पे जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं, बौद्ध भिक्षु हैं और जो बुद्धिस्ट हैं, वो दावा ये पेश करते हैं कि ये वास्तव में अयोध्या नहीं, साकेत है, प्रसेनजीत की नगरी है, तथागत गौतम बुद्ध के वर्षावास की नगरी है और इसे साकेत ही रहना चाहिए। उनके आधार क्या है, क्यों वो दावे करते हैं और क्यों उन दावों को सुप्रीम कोर्ट सुन करके शायद उनके पक्ष में, न्याय के पक्ष में निर्णय लेना चाहेगा, वो बताना एक बार आप सभी के सामने बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्रकरण शुरू हुआ 30 नवंबर 1858 को, जब एक व्यक्ति जो मोहम्मद सलीम नाम के एक व्यक्ति ने बकायदा वहां एक मुकदमा दायर किया कि ये जो निहंग सिख हैं, उन निहंग सिखों ने चबूतरे को, जो आसपास मंदिर के आसपास बना हुआ चबूतरा है, उस पे कब्जा कर लिया है और कब्जा करके वो राम के नारे लगा रहे हैं। और इस आधार पे 1 दिसंबर 1858 को जांच शीतल दुबे ने, जो वहां के थानेदार थे, शीतल दुबे ने जांच की और जांच में ये कहा कि हाँ, वो जो चबूतरा है वो निहंगों द्वारा बनाया गया चबूतरा है। प्रकरण वहां खत्म हो गया। 1858 का प्रकरण वहां खत्म हुआ। लेकिन फिर प्रकरण शुरू हुआ 1885 में, जब महंत रघुवर दास ने एक सूट फाइल किया जिसका नंबर है 61/280, जो स्टेट के इंडिया के सेक्रेटरी थे, जो ब्रिटिश सेक्रेटरी थे इंडिया के, उनके अगेंस्ट किया कोर्ट फैजाबाद में और उस सूट को कोर्ट फैजाबाद ने डिसमिस कर दिया। फिर 1886 में एक सिविल अपील फाइल की गई जिसका नंबर है 27 और ये अपील भी डिसमिस कर दी गई। फिर डिस्ट्रिक्ट जज फैजाबाद के यहाँ एक अपील की गई, जो FER सैमियर थे और उन्होंने बकायदा उस पे विजिट किया, उस साइट का विजिट किया और विजिट करने के बाद उस अपील को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। फिर सेकेंड अपील किया गया नंबर 122, इसको भी कोर्ट ने पूरी तरह से, जुडिशियल कमिश्नर ने पूरी तरह से इसको निरस्त कर दिया। 63 साल के बाद तकरीबन 1934 में एक राइट होता है। उस राइट के आधार पे अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद, उस समय बाबरी मस्जिद का रूप था, उसको एक भाग को तोड़ दिया गया और तोड़ने के बाद वहां से विवाद शुरू हुआ और ये विवाद चलता रहा। असली विवाद का आधार बना 22-23 दिसंबर 1949 को, जब ये दावा किया गया कि यहाँ एक मूर्ति प्रकट हो गई है, प्राकट्य धाम, मतलब प्रकटीकरण हो गया है, एक मूर्ति प्रकट हुई है और उस मस्जिद के अंदर उस समय के DM के नैयर ने चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत को इन्फॉर्म किया और गोविंद बल्लभ पंत के आधार पे दिसंबर 29 को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने एक सूट गया, एक एप्लीकेशन गई, जिसको उन्होंने मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर 145
सीआरपीसी के तहत पास किया और ये कहा गया कि जो ये सारी की सारी संपत्ति है इसको अटैच करके इस पे नगर महापालिका प्रेसिडेंट उस समय प्रियादत्त राम थे, उनको रिसीवर नियुक्त किया गया। फिर 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने हिंदू महासभा की तरफ से एक सूट फाइल किया और वो सूट उन्होंने 5 मुस्लिमों के खिलाफ फाइल किया और सिविल जज ने जो आर्डर इंजेक्शन पास किया और ये अलाउ कर दिया कि वहां पूजा की जा सकती है। फिर मई 25 को सेकंड सूट फाइल किया गया और ये सूट फाइल किया परमहंस रामचंद्र दास, ये जहूर अहमद के खिलाफ सूट फाइल किया। 9 साल बाद दिसंबर 17, 1959 को निर्मोही अखाड़ा ने तीसरा सूट इस पे फाइल किया और मैनेजमेंट के उस रिसीवर के खिलाफ उन्होंने सूट फाइल किया। फिर दिसंबर 18, 1961 को सुन्नी वक्फ बोर्ड आ गया। 1989 जुलाई में 5वीं सूट फाइल हुई, उस सूट को फाइल किया जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज थे देवकी नंदन अग्रवाल ने। और फरवरी 1, 1989 को डीएम और एसपी ने उपस्थित होकर के, डीएम और एसपी फैजाबाद के उपस्थित होकर के हाई कोर्ट में ये कहा कि यहाँ जो स्थितियां हैं, रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कर दी कि यहाँ पूजा अर्चना होनी चाहिए और इसी आधार पे तमाम सारी चीजें आई। जो बुद्धिस्टों का सबसे बड़ा दावा है, बुद्धिस्टों का दावा ये है कि जो सबसे पहला आर्कोलॉजी सर्वे आया वो 1869 और 70, 62 और 63 के बीच आया और वो अलेक्जेंडर ई कनिंघम के द्वारा, और इसके बाद 1889 और 91 के बीच उन्होंने खुदाई करके ये दावा किया कि ये बुद्धों के अवशेष हैं। और इसी तरह 1969 और 70 में भी ये एक खनन हुआ, खनन हुआ, उस खनन के आधार पे भी ये दावा प्रस्तुत किया गया कि ये बकायदा बुद्धिस्टों के ही, बुद्ध के ही अवशेष पाए जा रहे हैं, बुद्ध कालीन ही सामान पाए जा रहे हैं। और इससे अवधेश कुमार नारायण ने भी इसी बात को किया। और जो इसके बाद जो 5वां उत्खनन हुआ, उस 5वें उत्खनन को जो 2003 में प्रस्तुत किया गया, उस प्रस्तुति में भी इस बात को दबाया गया, रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। अब हमारे सामने जो सुप्रीम कोर्ट में बौद्ध धर्म संबंधित बुद्धिस्ट हैं विनीत मौर्य जी, उन्होंने पिटीशन फाइल किया है। पिटीशन पहले स्वीकार नहीं की गई थी, अब वो स्वीकार कर ली गई है और बाकायदा स्वीकार कर ली गई है। अब उस पे 14 तारीख को ज्यादा उम्मीद है, जो जिस तरह से आधार प्रस्तुत किए गए हैं, चूंकि उन्हीं आधारों पे पिटीशन स्वीकार की गई है, तो अयोध्या का जो कार्य चल रहा है उस पे स्टे मिलने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि ये भी बुद्धिस्टों का मत इधर काफी बढ़ा है कि जो भी इधर भी उत्खनन हुए हैं, उस उत्खनन में भी जो स्तंभ होते थे तथागत गौतम बुद्ध के जो पिलर उस समय सम्राट अशोक के समय के थे, वो सारे उत्खनन में पाए जा रहे हैं। तो हमारे बीच में जो याचिका करता है आज, वो हमारे अतिथि हैं विनीत मौर्य जी। विनीत मौर्य जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ और इस चैनल के माध्यम से भी आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आपसे समझने की कोशिश करूंगा और पूरे देश के दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने क्या आधार प्रस्तुत किया है और आप ये क्यों लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जबकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि वो वहां राम मंदिर बनेगा। ये नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने कि वहां राम के जन्म से कोई तथ्य मिले हैं, सिर्फ ये कहा है कि आस्था के आधार पे और बहुमत के आस्था के आधार पे निर्णय दिया गया है। तो आपका क्या पक्ष है विनीत जी? सर, सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। अयोध्या साकेत नगरी है, शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध की नगरी।
यहाँ पे वर्षावास व्यतीत किए हैं। माता विशाखा, घोष, असंग, बासवंत जैसे विद्वान, जीवक, वैद्य साकेत में रह के अपना काम किए हैं। ऐसे स्थिति में साकेत नगरी व्यापारिक नगरी है। यहाँ से जाने के लिए चारों तरफ के रास्ते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये बौद्धों की है, ये पुरातत्व विभाग स्वयं कह रहा है कि ये साकेत नगरी है, बौद्ध नगरी है। पुरातात्विक उत्खनन में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों के आधार पे ये सुप्रीम कोर्ट 6 मार्च 2018 को ये पिटीशन के रूप में दाखिल होता है उच्चतम न्यायालय में, और ये चलता रहा हिंदू मुस्लिम के साथ। अंत में इन्होंने निर्णय देने से जो 40 दिन की बहस चली, उसमें इन्होंने अंतिम दिन कहा कि हम बाद में इस पिटीशन को सुनेंगे। इसका डायरी नंबर 8253/2018, पिटीशन नंबर 294/2018। ऐसे स्थिति में जब साकेत नगरी, सारे विद्वान पुरातत्ववेत्ता इसको साकेत कहते हैं, राजकुमारी वो यहाँ से ईसापुर में जाती हैं, कोरिया, और जो यहाँ अवशेष मिलते हैं वो सारे अवशेष पुरातात्विक अवशेष हैं। मणि पर्वत, कोबर टीला, सुग्रीव टीला, दंत धावन कुंड, नागेश्वर नाथ, मत गजेंद्र, जो आज भी देखने से जो है स्पष्ट दिखाई देता है कि ये बौद्ध अवशेष हैं। इन अवशेषों को पुरातत्व विभाग स्वयं कहता है। और जो 2002-2003 में हाई कोर्ट के डायरेक्शन में पुरातत्व विभाग को डायरेक्शन हाई कोर्ट ने दिया कि इसका उत्खनन कराया जाए, पूरे उत्खनन की रिपोर्ट में पुरातत्व विभाग ने कहीं भी एक भी शब्द हिंदू या राम शब्द का प्रयोग कहीं अपने पूरी रिपोर्ट में नहीं किया है। आप उत्खनन की रिपोर्ट को देखेंगे, उस रिपोर्ट में कहीं भी हिंदू शब्द या राम शब्द का उल्लेख नहीं है। 2 वॉल्यूम में जो पुस्तक पुरातत्व ने दाखिल किया हाई कोर्ट में, उसके फोटोग्राफ्स में जो अवशेष मिलते हैं वो अवशेष सारनाथ, संकिसा, सांची, बोध गया, सारे जगह के अवशेषों से मिलते हैं। ये पुरातत्व स्वयं स्वीकार करता है कि उसमें अपनी रिपोर्ट में लिखता है, सारनाथ और श्रावस्ती का उल्लेख करता है। स्तंभ मिलते हैं, पिलर, दीवाल मिलती है, सर्कुलर श्राइन मिलते हैं, गोलाकार स्तूप मिलते हैं। ऐसे समय पे जी विनीत जी, अभी जो आप कह रहे हैं कि पुरातत्व विभाग ने जो रिपोर्ट तैयार की है, तो वो रिपोर्ट क्या आपके पास है और आपने अपने पिटीशन के साथ उसे सबमिट किया, एनेक्जर में लगाया है क्या? वो पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हूं एनेक्जर के रूप में। उसी रिपोर्ट के आधार पे ही हमें पिटीशन दाखिल करने का मौका मिला। और ये 14 जुलाई को जो डेट लगी है स्टे की, इस पे मैंने मांग किया है। 5 जून को मैं दाखिल किया, 5 जून 2020 को, कि जो उत्खनन के अवशेष अभी इनका जो मंदिर ट्रस्ट ने जो समतलीकरण के दौरान जो अवशेष निकाले, उन अवशेषों को जब मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से मंदिर साबित करने की कोशिश की कि ये मंदिर के अवशेष हैं, वो फोटोग्राफ्स जब मेरे पास आए तो मैंने सारे लोगों को भेजा और इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं से उनसे राय मांगी कि ये अवशेष क्या कहते हैं।
तो सारे पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार ने कहा ये बौद्ध अवशेष हैं, प्राचीन अवशेष हैं और ईसा पूर्व के हैं। इन्हीं अवशेषों को लेके फिर से हमने दाखिल किया कि ये पुरातात्विक साइट है, यहाँ पे बोर्ड लगना चाहिए कि ये पुरातात्विक अवशेष हैं और वैज्ञानिक ढंग से पुरातात्विक पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा इसका उत्खनन कराया जाए। उत्खनन जी के जी माध्यम से ये स्पष्ट होगा कि ये कौन से अवशेष हैं और इनकी कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। बिना कार्बन डेटिंग के आप पता नहीं पाएंगे। हम मान लीजिए एक बार हम कह देते हैं राम के अवशेष हैं, कार्बन डेटिंग कराइए ना। कार्बन डेटिंग जी अयोध्या की जितनी भी खुदाई हुई है वो कहीं कभी नहीं हुई है। जी कार्बन डेटिंग विनीत किया जाए। जी विनीत जी जी विनीत जी का मानना है, और न्याय के दृष्टिकोण से इनकी मांग कहीं से भी अनुचित नहीं लगती। ये स्पष्ट कहते हैं कि पुरातत्व विभाग से एएसआई से पूरी तरह जांच करा दे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जांच करा ले, सीसीटीवी कैमरे के जद में या उसका लाइव करा करके उसकी जांच करा लिया जाए, और इतिहासकारों से उसकी जांच करा लिया जाए। उससे भी आगे बढ़ करके जो ये बात कह रहे हैं विनीत जी ये बात कह रहे हैं कि आप चाहे तो भाषा विज्ञानियों को बुला लीजिए, जो भाषा विज्ञान के छात्र रहे हैं या भाषा विज्ञान के में आज काम कर रहे हैं, भाषा विज्ञानी जो हैं उनको बुला करके देख लीजिए, तो जो उस पे लेख हैं, आलेख लिखे गए हैं, वो सारे के सारे आलेख बुद्धकालीन मिलते हैं, पाली भाषा में लिखे गए मिलते हैं। अगर ये दावे प्रस्तुत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट इन सारे दावों को स्वीकार करके मानना होगा, और मानने के बाद ही इनको अवसर दिया होगा, और 14 जुलाई की जो डेट फिक्स की है वो दिया होगा। और न्यायालय में जो एक मूर्ति लगी होती है, न्याय की देवी के रूप में मूर्ति लगी होती है, उसके आंख पे पट्टी इसीलिए बांधी जाती है, उसे न कोई आस्था सुनाई देता है न अपना कोई दिखाई देता है, उसे वो चीजें सुनाई देती है, वो दिखाई देते हैं जो साक्ष्य कहते हैं। और इसी साक्ष्यों के आधार पे विनीत जी जब गए हैं, तो इसीलिए विनीत जी पूरी तरह से विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं, और इसलिए आश्वस्त हैं कि इन सारे प्रमाणों को माना जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में जो ये काम अभी तरीके से अयोध्या में काम चल रहा है वो काम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब विनीत जी हम ये आपसे समझना चाहते हैं कि क्या आपने ये भी कोई बात रखी है अपनी, कि ये जो उत्खनन में मिल रही चीजें वो बुद्धकालीन चीजें हैं, अशोक सम्राट के समय की चीजें हैं, प्रसेनजीत के समय की चीजें हैं, और सारे उस समय के जो राजा थे, बुद्धिस्ट राजा थे, उनके समय के चीजें हैं। तो ये केवल भारत की धरोहर नहीं रह गई, ये तो विश्व की धरोहर है। तो आपकी लड़ाई इस विश्व की धरोहर को संभाले रखने की है क्या विनीत जी? सर, ये भारत के ही नहीं पूरे विश्व के लोगों के लिए बिना जात धर्म के धरोहर को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि ये विश्व की धरोहर है। यूनेस्को से यही मांग किया गया कि ये धरोहर है, ईसा पूर्व के धरोहर हैं, और ये पूरे विश्व के लोगों को, इतिहासवेत्ता, भाषाविदों और पुरातत्ववेत्ताओं को आमंत्रित करना चाहिए, स्वयं आना चाहिए और देखना चाहिए ये किस तरीके के अवशेष हैं। ऐसे समय में जब पूरा देश, पूरा विश्व एक महामारी के दौर से गुजर रहा है और चीन नेपाल सारे लोग आंखें दिखा रहे हैं भारत को, उस समय ये मंदिर ट्रस्ट यानी कि भारत सरकार सिर्फ मंदिर बनाने के कार्य में जुटी हुई है। इस महामारी में इनको चाहिए हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज बनवाने की बात सोचना चाहिए कि हम इस बीमारी को कैसे हम दूर करें, इस पे रिसर्च होना चाहिए। इसको छोड़ के भारत की जनता को,
भारत के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, धर्म के चक्कर में पिसवा रही हैं, जबकि इसको वैज्ञानिक ढंग से समझना चाहिए। और जब लोगों का रुझान आने लगा कि नहीं, ये पुरातात्विक अवशेष हैं, हम पुरातात्विक अवशेषों को बचाने के लिए आगे आएंगे। ढेर सारे लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को, यूनेस्को को लेटर भेजा कि ये पुरातात्विक अवशेषों की जांच होनी चाहिए, धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित करना चाहिए। ऐसे समय में सही निर्णय लेना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार अपने कर्तव्यों को भूलकर, पुरातत्व विभाग अपने नियमावली से भटक गया है। एक कह सकते हैं कि भारत सरकार का रखेल हो गया है पुरातत्व विभाग। जिस समय पुरातत्व विभाग को स्वयं आगे आके अवशेषों को बचाने के लिए आना चाहिए। अगर मेरे घर में कोई पुरातात्विक अवशेष मिल जाता है तो एसडीएम छापा मार देता है। यहाँ तो पूरे देश के लोगों ने जिलाधिकारी फैजाबाद को चिट्ठी लिखी, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजा, ज्ञापन दिया, लेकिन जिलाधिकारी महोदय इस चीज को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। पुरातत्व विभाग संज्ञान नहीं ले रहा कि यह पुरातात्विक अवशेष हैं, और इन अवशेषों को बचा के भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, क्योंकि ये धरोहर को देखने के लिए, इन अवशेषों पे शोध करने के लिए पूरे विश्व के लोग आएंगे। और जब विश्व के लोग आएंगे तो इनको डॉलर मिलेगा, यूरो मिलेगा, सारे देशों की मुद्राएं मिलेंगी, तो भारत विश्व गुरु बनेगा। ये भारत नहीं सोच पा रहा है। भारत का प्रधानमंत्री जब बाहर जाता है, भारत के बाहर जाता है, तो वो कहता है कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, बुद्ध के देश से आए हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। लेकिन जब भारत का प्रधानमंत्री भारत में आ जाता है, अपने देश में आ जाता है, तो वो अशांति फैलाता है। उसको ये नहीं मालूम कि हमारा संविधान क्या कहता है, पुरातत्व अधिनियम क्या कहते हैं। सब कुछ छोड़ के ये भारत ये जी विनीत जी ये बात बहुत सही कह रहे हैं और इनके तर्क बिल्कुल अ, उचित हैं। ये कह रहे हैं कि ये तथागत गौतम बुद्ध की वजह से ही पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। अगर साकेत को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए और साकेत को साकेत रहने दिया जाए, तथागत गौतम बुद्ध के अवशेषों को रहने दिया जाए, अशोक के जो स्तंभ हैं उसे अगर संभाल करके रखा जाए, तो दुनिया के पर्यटक यहाँ आएंगे। और दुनिया का जब पर्यटक यहाँ आएंगे तो उससे हमें मुद्राएं, विदेशी मुद्राएं मिलेंगी, जिन विदेशी मुद्राओं को कलेक्ट करने के लिए हम जबरदस्ती घूमे घूमे मारे मारे फिरते हैं। बहुत सारे जगह कर्ज लेने पड़ते हैं, अनावश्यक विश्व बैंक का कर्ज के तले हमें दबना पड़ता है। ये सारी चीजें जब होती है, और आज भी हमारे देश के जो प्रधान सेवक हैं वो जब जाते हैं तो ये कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं। तो जब बुद्ध की धरती से जो व्यक्ति आया है, तो बुद्ध के साथ इस तरह का अनाचार या बुद्धकालीन अवशेषों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार, इस तरह से पूरी तरह से बर्बर कैसे हो सकता है, पूरी तरह से उसे ध्वस्त करने की दिशा में आगे कैसे बढ़ सकता है, ये सरकार को भी सोचना चाहिए। और हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आधार माना है, आधार मान करके जो पिटीशन स्वीकार किया है, उस पिटीशन पे 14 जुलाई को निश्चित तौर पे स्टे पास करेगा। और क्या विनीत जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो स्टे के साथ क्या आपने ये भी अपील की है कि जो भी अवशेष मिल रहे हैं उन अवशेषों को आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को सुरक्षित रखना चाहिए क्या, विनीत जी? सर, इसमें
इसमें जो है पुरातत्व विभाग को जो है डायरेक्शन के लिए कहा गया है, क्योंकि पुरातत्व विभाग अपने से कोई काम कर नहीं रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहा है। इसलिए न्यायालय से मांग किया गया है कि ये पूरे क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया जाए और जो अवशेष निकले हैं उन अवशेषों के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं, अयोध्या में संग्रहालय बनाया जाए। अयोध्या मतलब जब कनिंघम साहब ने जो अवशेष निकाले थे वो तो भारत से बाहर चले गए थे, तो इस समय मांग किया गया है कि ये अवशेष जो निकले हुए हैं उन अवशेषों को सुरक्षित और संरक्षित अयोध्या में ही किया जाए, इसी कैंपस में, कि लोग आए और देखें। और जो अवशेष अभी नीचे दबे हुए हैं उन दबे हुए अवशेषों को लेजर विधि से जो है तोजो इंटरनेशनल कंपनी ने लेजर विधि से सर्वे करके बता दिया था कि ये इतने क्षेत्र में अवशेष हैं, उन अवशेषों को निकाला जाए, क्योंकि 2002-2003 में पुरातत्व विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वो अवशेष अभी नीचे दबे हुए हैं, उन अवशेषों को लेजर विधि से फिर से सर्वे करके उन अवशेषों को निकाला जाए और जो जहां से निकले वहीं पे स्थापित कर दिया जाए और उस क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करके, जैसे सारनाथ, श्रावस्ती, संकिसा, सांची पे टिकट लगा के लोग प्रवेश करते हैं, उसी तरीके से इस पे टिकट लगा दिया जाए। सरकार की आय होगी और लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि ये कौन से अवशेष हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो जमीन में दीवारें हैं उन दीवारों को अभी नीचे है, उन दीवारों को साफ कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, लोगों के दिमाग में बैठे कि कभी सम्यक संबुद्ध यहाँ पे आए थे और लोगों को अपना ज्ञान बांटे थे, पूरा देश विश्व गुरु बना था। तब भारत धर्म सम्राट अशोक महान के समय ये जो सीमा है भारत की, ये सीमा नहीं थी, इससे कई गुना भारत की सीमाएं थी और भारत को पूरा विश्व भारत को नमन करता था। ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, राष्ट्रपति महोदय को सोचना चाहिए, न्यायालय को फिर से इस अवशेषों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए एक जी आर्डर जी पास जी करना चाहिए। जी 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 सर। विनीत विनीत जी, ये बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि जो 1862 और 63 में अलेक्जेंडर ई कनिंघम ने वहां सर्वे किया और उस समय जो अवशेष कुछ मिले, और इसके बाद 1889 से 1891 तक जो उत्खनन हुआ, उसके जो अवशेष मिले वो अवशेष तो यहाँ नहीं रह गए, वो अवशेष चूंकि चले गए थे, तो अभी भी बहुत सारे अवशेष वहां मिल रहे हैं और उन अवशेषों को संरक्षित किया जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। 2002 और 3 में जो रिपोर्ट बीबी लाल ने प्रस्तुत किया था, उनके नेतृत्व में जो उत्खनन हुआ था, जो उसकी रिपोर्ट 98 से शुरू हुई थी, उसकी जो रिपोर्ट आई थी 2002-3 में, उस रिपोर्ट को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में रख दिया गया, कहीं उसको डिस्क्लोज भी नहीं किया गया। तो विनीत जी का ये मानना है कि सारे के सारे उत्खनन के रिपोर्ट को देख लिया जाए, और आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। अब जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है तो उस टेक्नोलॉजी का लेजर विधि का भी उपयोग करके उस उत्खनन करके उस अवशेषों को प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया की धरोहर है। और जो बुद्धिस्ट देश हैं, उन बुद्धिस्ट देशों की भी धरोहर है, वो उसे अपना आदर्श मानते हैं और उसे दिए गए तथागत गौतम के सरमन उपदेश के आधार पे आगे बढ़ते हैं और वही त्रिरत्न त्रिशरण पंचशील का उपयोग करते हैं।
तो ये सारी चीजें अगर भारत में सुरक्षित रहेंगे तो भारत की जो गरिमा विश्व गुरु की थी, वो विश्व गुरु की गरिमा बची रह जाएगी। और ये जब कह रहे हैं कि कार्बन डेटिंग कराई जाए, तो विनीत जी हम आपसे समझना चाहते हैं कि अगर कार्बन डेटिंग कराई जाएगी तो उससे क्या फायदा होने वाला है? जरा देश के दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। सर, ये कार्बन डेटिंग हो जाती है और मांग भी है न्यायालय से, माननीय उच्चतम न्यायालय में ये भी कहा गया है कि कार्बन डेटिंग कराई जाए। तो कार्बन डेटिंग से स्पष्ट हो जाएगा, डीएनए से जिस तरीके से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, कार्बन डेटिंग से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या चीज है, कितने वर्ष पुरानी है, और सब साफ हो जाएगा, पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी। क्योंकि तथागत सम्यक संबुद्ध 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ के रूप में पैदा होते हैं। उस समय से माता विशाखा साकेत में थी, जीवक का वैद्य जो है, जीवक का राज्य वैद्य जीवक साकेत आए हुए थे। अश्वघोष असंग बासुबंद साकेत में थे। तो ऐसी स्थिति में हुएनसांग फाहियान भी साकेत आए थे। तो कार्बन डेटिंग से घबराते क्यों हैं? कार्बन डेटिंग इनको कराना चाहिए खुले मन से, दिल को साफ करके इनको कहना चाहिए कि हाँ, हम कार्बन डेटिंग करा देंगे। और भारत ही नहीं, दुनिया के पुरातत्ववेत्ताओं को इनको बुलाना चाहिए, भाषाविदों को बुलाना चाहिए कार्बन डेटिंग के समय। जो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आई है, उन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए कार्बन डेटिंग के लिए। और पिक्चर सब साफ कर देनी चाहिए कि ये कार्बन डेटिंग ये कहता है। उस जी, जी। समय भारत की गौरव, जिस समय धम्म सम्राट अशोक के समय भारत विश्व गुरु बना था तथागत सम्यक संबुद्ध के विचारों को लेके, वही विश्व गुरु आज भी भारत बन सकता है। जी, जी। विनीत जी आपका ऑडियो ऑडियो बंद हो गया है, ऑडियो ऑन कर लीजिएगा। विनी विनी विनीत जी सही बात कर रहे थे। विनीत जी आपका ऑडियो बंद है। विनीत जी ये बात, इतिहास वेत्ताओं जी, जी, के द्वारा। विनीत जी, विनीत जी, विनीत जी ये बात कह रहे सर, थे कि आवाज नहीं आ रही। नहीं, नहीं, आपको आवाज मिल रही है कि नहीं विनीत जी? तो विनीत जी आपको आवाज मिल रही है? विनीत जी ये नहीं, बात आवाज नहीं कह आ रहे, रही सर। चलिए विनीत जी के पास शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। विनीत जी ये कह रहे थे कि अगर कार्बन डेटिंग कराई जाएगी और खास तौर से लेजर विधि अपनाई जाएगी, तो समझ में आ जाएगा इस देश को तथागत गौतम बुद्ध ने संदेश दिया था भाईचारे का, भ्रातृत्व भाव का, मिलजुल करके रहने का। शायद ये सरकार भ्रातृत्व भाव उसे पसंद नहीं है, भाईचारा उसको पसंद नहीं है, उसको सांप्रदायिकता पसंद है। और सांप्रदायिकता को ही फैलाने के दृष्टिकोण से जब ये सरकार आगे बढ़ रही है और सांप्रदायिकता फैला रही है, इसीलिए लगता है कि तथागत बुद्ध के अवशेषों को पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। और अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। ये तय है कि जिस तरह से प्रमाण दिए गए हैं, वो सारे प्रमाण के आधार पे, सारे तथ्यों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को पूरे तथ्यों को देखते हुए, सारे तथ्यों की समीक्षा करते हुए, सबसे पहले जो निर्माण का कार्य, राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, जो राम के कोई भी अवशेष वहां नहीं मिले हैं, वो जो काम चल रहा है वो रुकेगा। ये पूरा विश्वास है, इन्होंने पूरी तरह पूरे विश्वास के आधार पे ये बात कही है कि राम मंदिर का कार्य 14 अप्रैल को रुकेगा। और सुप्रीम कोर्ट पे इनको भरोसा है, न्याय पे भरोसा है, और खास तौर से उत्खनन में मिलने वाले जो अवशेष हैं, उन अवशेषों पर भरोसा है। और खास तौर से इस देश की ही नहीं, पूरे दुनिया की जो धरोहर है, बौद्ध कालीन धरोहर है, सम्राट अशोक कालीन धरोहर है, उसको संभाले रखने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए
सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और खास तौर से विनीत मौर्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम, सब खैर।